नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर डेवलपमेंट। इसी तरह से हम लोग पूरे इकोनॉमिक्स को 3 से 4 दिन में कंप्लीट कर लेंगे क्लास 10th की। क्लास 9th ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूँ NCERT के। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आपको मैं लास्ट में इस वीडियो के अंत में एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा, या PR पब्लिकेशन के कमेंट सेक्शन में आप जा सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कहाँ पर को आपको कांटेक्ट करना हो। ये सारी जो नोट्स हैं आपको मिल जाएंगे। इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल पर भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। PR पब्लिकेशन करके चैनल है, टेलीग्राम में आप सर्च मारेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। राइट, तो क्लास 9th ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्लास 10th का पहला चैप्टर आज हम लोग करेंगे और इसी तरह से इकोनॉमिक्स को पूरी कंप्लीटली कर लेंगे। देखिए, सबसे पहला चैप्टर आता है डेवलपमेंट का। आप देखिए यहाँ पर से आपको क्या आएगा, कुछ बेसिक टर्म जो क्लास 9th वाला जो चैप्टर थे, क्लास 9th में बहुत सारे आपके मेंस के आंसर आपके बनाते थे वो। राइट, बट क्लास 10th में बेसिक कुछ डिटेल्स हैं आपको जो हायर में आपको हेल्प करेगी। क्लास 11th में आपको पढ़ेंगे, या कभी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वहाँ से कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको याद रहने चाहिए, आपको पता होने चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी। देखिए, इस चैप्टर में होने वाला क्या है उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात हम लोग करेंगे कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात करेंगे कि डेवलपमेंट क्या होता है। प्रोस्पेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट, ये कोर्स है UPSC की प्रिपरेशन अगर आप कर रहे हैं, या स्टेट PCS की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, या आप SSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप ये कोर्स देख सकते हैं। और बशर्ते आप अगर किसी स्कूल में क्लास 12th में क्लास 10th में है, आप इसको देखना चाहते हैं तो आपके लिए रेलिवेंट नहीं होगा, क्योंकि ये पूरा जो कोर्स बनाया गया है ये UPSC, स्टेट PCS और SSC को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं ओवरव्यू में। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर पर्सपेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट। मीन्स डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। हर किसी के लिए डेवलपमेंट का, आपके लिए, स्टूडेंट के लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, एक जो एम्प्लॉयर है उसके लिए क्या होता है, माता पिता के लिए क्या होता है, फ्रेंड्स के लिए आपके लिए क्या होता है, सोशल सर्कल्स में आपका डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है। राइट, सोसाइटी में स्टेटस का क्या डेवलपमेंट। मीन्स हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग अलग होगा। एक गर्ल के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ और है, एक बॉय के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ और होता है। जैसे आप लोगों के लिए डेवलपमेंट का कुछ और मीनिंग हो सकता है क्योंकि आप गवर्नमेंट की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उसके बारे में पूरा डिटेल में आपको बताऊंगा। प्रोस्पेक्टिव ऑफ द डेवलपमेंट। सेकंड है कॉमन इंडिकेटर्स फॉर डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के कॉमन बेसिक इंडिकेटर्स क्या हो सकते हैं जिसके हम कहेंगे कि हाँ, अगर किसी एरिया में या किसी पर्सन में ये चीज़ें दिखती हैं, या किसी कंट्री में ये कुछ कुछ पॉइंट्स आपको दिखेंगे, तो वो डेवलप्ड कंट्री कहलाएगी या अंडर डेवलप्ड कहलाएगी। राइट, या डेवलपिंग कहलाएगी। तो वो इंडिकेटर भी हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता है, किसी कंट्री में कितना डेवलपमेंट हुआ है उसको किस तरह से मेज़र किया जाता है, उसको हम लोग इसमें पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ परचेजिंग पावर पैरिटी के बारे में बात करेंगे। परचेजिंग पावर पैरिटी मीन्स कितना आप सक्षम हैं खरीदने में, मीन्स आपकी परचेजिंग पावर कितनी है। राइट, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करें, परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो इंडिया 3rd नंबर की GDP में आता है। राइट, GDP नॉमिनल के बेसिस पे तो 5th 6th में आता है, बट अगर आप में बात करें तो PPP के मॉडल पे परचेजिंग पावर पैरिटी के मतलब इसमें क्या होता है कि 20 रुपये का, मान लीजिए कॉफ़ी का एक मग आता है। राइट, कॉफ़ी यहाँ मिलती है इंडिया में 20 रुपये की, सेम वही कॉफ़ी अमेरिका में कितने की पड़ रही है, वहाँ लोग कितना खरीद पाते हैं उस चीज़ को। राइट, तो दोनों को अगर मिलाएंगे तो परचेजिंग, देखिए डॉलर और रुपीज़ में अगर मैं कन्वर्जन में देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर आपको देखने को मिलेगा। राइट, बट यह अगर हम परचेजिंग कितना लोग खरीद सकते हैं, कितनी पावर है परचेज करने की, वो हम देखेंगे तो इंडिया 3rd नंबर की GDP आता है PPP। इसको हम लोग हायर डिटेल्स में पढ़ेंगे क्लास 11th वाले में। राइट, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग इस चैप्टर को आगे की तरफ। सबसे पहला हम लोग गोल की तरफ चले जाते हैं। पहला है आपका व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। राइट, आप डेवलपमेंट क्या प्रॉमिस आपसे करता है, सिंपल। राइट, तो सिंपल सी बात, अगर मैं एक कंट्री के हिसाब से देखूं डेवलपमेंट का मेन गोल के हिसाब से देखें तो आप लोग इकोनॉमिक, आपकी इनकम ज़्यादा हो तो आपको एक डेवलपमेंट का एक पैरामीटर हो सकता है। राइट, अब इनकम अच्छी होगी तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़िया होगा। ये एक पैरामीटर है गाइस, अभी इसको एक सोल पैरामीटर की तरफ ना देख लीजिएगा, ये है फर्स्ट पैरामीटर। अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा। राइट, अब एक हो गया पैरामीटर। अब डिफरेंट पीपल्स होंगे, उनके पास डिफरेंट गोल्स हैं उनके। राइट,
उनके गोल्स हैं, तो वही उनका डेवलपमेंट का है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप एक स्टूडेंट हैं, राइट, और क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए डेवलपमेंट का गोल क्या होगा कि क्लास 11th में पास हो जाऊँ मैं, राइट। आपके लिए हो सकता है कि मैं इकोनॉमिक्स को अच्छा पढ़ लूँ, राइट। आपके लिए हो सकता है आपको हिस्ट्री में अच्छे मार्क्स लाने हो, या मैथमेटिक्स में आपको इम्प्रूव करना हो, स्पोर्ट्स में आपको इम्प्रूव करना हो, तो आपके लिए एक स्टूडेंट के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपके लिए डेवलपमेंट का मतलब गोल क्या हो गया, आपका आईएएस बनना एक डेवलपमेंट का गोल हो गया, क्योंकि आपका एक सोशल स्टेटस है, हर चीज़ आपकी चीज़ें बढ़ा रहा है, तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। एसएससी वाले के लिए एसएससी का हो गया, राइट। तो हर किसी के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ कुछ और है। तो डेवलपमेंट गोल्स आर वेरिंग फ्रॉम पीपल टू पीपल, आपके गोल अलग हो सकते हैं, बट बेसिकली आपका अगर बात करें तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को ही आपने बढ़ाना है, राइट। इसी की हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल इस बुक में दिया है, एक रिच गर्ल है और कहाँ से है, वो रिच फैमिली से बिलोंग करती है, तो उसके लिए सबसे बड़ी डेवलपमेंट की बात क्या होगी, फ्रीडम होगी, राइट। एज पर द ब्रदर, जितनी ब्रदर को फ्रीडम मिल रही है उतनी ही उसको भी मिले, राइट। वो अपने डिसीजन खुद से ले सके अपने लाइफ के, राइट। और अपने जो स्टडीज़ अब्रॉड करना चाहती है वो कर सके। अगर आप पुअर सेक्शन में देखें तो पुअर में देखेंगे तो उनके लिए डेवलपमेंट का क्या है कि रात का खाना मिल जाए उनको, राइट। फूड ग्रेन्स अच्छे से मिल जाए, उनका पेट सफिशेंटली भर जाए, राइट। लिविंग के लिए है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड और अच्छा हो जाए, एजुकेशन मिल जाए, बेसिक एजुकेशन उन्हें मिल जाए, राइट। उनके लिए वो है, राइट। एक रिच गर्ल है तो उसके लिए डेवलपमेंट का मीनिंग कुछ और है, वो अपने भाई के कंपटीशन में अपने आप को देखती है, राइट। उसके लिए फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम लोग इनकम के हिसाब से देखें गाइस, राइट, इनकम एंड अदर गोल्स की अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, एक पर्सन के लिए गोल का मतलब क्या हो सकता है कि उसकी डेली रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए, राइट। डेली रिक्वायरमेंट मतलब फूड उसको मिल जाए, खाना मिल जाए उसको, राइट। पहनने के लिए कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए घर मिल जाए उसको, राइट। रोटी कपड़ा और मकान आपने सुना होगा, वो भी अठन्ना कुछ ऐसे मूवी है, एक बहुत पुरानी मूवी है, रोटी कपड़ा और मकान, आई थिंक सो यही मूवी का नाम है, राइट। तो उसमें क्या है, बेसिक नीड्स इंसान की क्या होती हैं, उसको क्लोथ्स मिल जाए, उसको घर मिल जाए, राइट, और मकान, खाने के लिए रोटी मिल जाए, राइट। ये सारी चीज़ें होती हैं उसकी। तो अब इसके अलावा भी एक तो इनकम एक बेसिक हो गया पैरामीटर, मैंने क्या बोला ना कि डेवलपमेंट का मीनिंग किसी और के लिए बहुत कुछ हो सकता है। उसके अलावा भी इंसान को क्या चाहिए, उसको नॉन मेटेरियल थिंग्स भी चाहिए। वो तो मेटेरियल थिंग्स में आ गए ना, मनी आपकी एक मेटेरियल थिंग है, उसके लिए नॉन मेटेरियल थिंग्स में क्या आएंगे, आपकी फ्रीडम आ सकती है, आपकी सिक्योरिटी और रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, राइट, ऑफ अदर्स। दूसरों से आपको रिस्पेक्ट भी चाहिए, ये भी किस में आता है, आपके डेवलपमेंट के गोल्स में। मीन्स अगर आपका पेट भर जाए तो आप इन चीज़ों की मांग करेंगे सोसाइटी में, ये भी डेवलपमेंट के अंदर आता है, राइट। सम कंपनीज प्रोवाइड लेस सैलरी बट ऑफर रेगुलर एम्प्लॉयमेंट विच इनहांसेस सेंस ऑफ सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी एक क्या है, डेवलपमेंट का गोल है, आप याद रख लीजिएगा, सिक्योरिटी भी क्या है, डेवलपमेंट का गोल है, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखते हैं सोसाइटी में गवर्नमेंट क्या करती है, पेंशन स्कीम्स लगाती है, राइट, सेविंग स्कीम चलाती है, क्यों चलाती है, सोशल इंश्योरेंस स्कीम चलाती है, ये इसी के लिए है क्योंकि वो सोशल से, और बहुत सारे लॉज लाती है, राइट, जैसे वर्क प्लेस सेफ्टी एक्ट, राइट, वर्क प्लेस सेफ्टी एक्ट, इस टाइप के बहुत सारे लॉ जो है, सोशल सिक्योरिटी देना, इंश्योरेंस हो गया, पेंशन हो गया, ये क्या है, सोशल सिक्योरिटी देना, ये भी एक डेवलपमेंट है, क्योंकि राइट। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इसमें, बट बहुत जगह आप ऐसा देखेंगे कि हायर सैलरी जॉब ऑफर कर रहे हैं, बट क्या है, आपको उनकी सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं जॉब की, वो किसी टाइम भी आपको फायर कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो सिक्योरिटी भी क्या है, एक डेवलपमेंट का चीज़ें हैं। अब बात करेंगे हम लोग नेशनल डेवलपमेंट की, नेशन का डेवलपमेंट। ऐसे अभी तक हमने कितनी बात करी, अभी हमने सभी जितना भी देखा वो माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, राइट। अभी आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी बनना है, इस तरह से आप पढ़ते हैं तो चीज़ें देखिए, एनसीईआरटी को अगर आप पढ़ते हैं तो मैंने आपसे पिछले वाले लेक्चर्स में क्लास 9th का जो 4th चैप्टर था उसमें बताया था कि आपको 5W1H का फॉर्मूला अप्लाई करना है। 5W मतलब कभी भी कोई भी बुक पढ़ रहे हैं तो व्हाट सबसे पहले पैराग्राफ आता है, आर्टिकल्स न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको यही चीज़ देखने को मिलेगी, व्हाट, वाई, वेयर, व्हेन, हु और एक हाउ आएगा। आपको यही प्रश्न आपके आने चाहिए और इसी तरह से आप इफेक्टिव नोट्स किसी भी चैप्टर के बना सकते हैं। किसी बुक्स में बहुत सारे जो लोग होते हैं नोट्स बनाते हैं, 30 पेजेस की बुक होंगी, 50 पेजेस के नोट्स वो बना देते हैं, तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। नोट्स बनाने में प्रॉब्लम होती है, ये इसी कारण से होती है कि उनको पढ़ने का तरीका पता नहीं होता है। शुरुआत में जब
प्रिपरेशन करना स्टार्ट करते हैं यूपीएससी की, एसएससी की, तो उन्हें लगता है कि सारा कुछ इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा कुछ होता नहीं है। आपको पता नहीं होता है, आप कॉन्सेप्ट समझें तो नोट्स अपने आप ईजी हो जाते हैं। अब नेशन के लिए, इंडिविजुअल के लिए हमने देख लिया फ्रीडम, सिक्योरिटी। एक नेशन डेवलपमेंट किसे कहला जाएगा? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इनकम से। अगर आपको नेशन में डेवलपमेंट देखना है तो वहाँ पर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप देखेंगे कि कितने अच्छे से लोग जी रहे हैं, वहाँ पर कितने उनको एजुकेशन है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, राइट, उनको हेल्थ फैसिलिटीज़ कैसी हैं, तो वहाँ से उस देश का बताता है कि वो देश कितना डेवलप्ड है। तो पहला जो फैक्टर आ गया आपका है इनकम, राइट। अब इनकम के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बात की जाएगी पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है जितने उस देश की जीडीपी होगी, और अगर उसको उस पॉपुलेशन से, जितनी पॉपुलेशन है उससे डिवाइड कर दूं, तो हर एक इंडिविजुअल के लिए पर कैपिटा इनकम देखने को आप मिलेगी। उसके बेसिस पे हमने कंट्रीज़ को डिवाइड किया है, डेवलप्ड, डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड। आप इसे देखते हैं, राइट। डेवलप्ड कंट्रीज अराउंड $12,000 पर ईयर का रहता है उनका पर कैपिटा इनकम, राइट। और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में हम लोग आते हैं, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ आती हैं, उनका पर कैपिटा इनकम अराउंड 2,000-3,000 इस तरह से रहता है, राइट। अभी हाल में ही आपने देखा होगा कि जो बांग्लादेश है, न्यूज़ को अगर आप डेली के बेसिस पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता चला होगा कि जो बांग्लादेश है उसकी पर कैपिटा इनकम बढ़ चुकी है, भारत से भी ज़्यादा हो चुकी है, राइट। बट उसे हम लोग डेवलप्ड कंट्री नहीं है, अंडर डेवलप्ड उसे कंट्री कहते हैं, राइट। उसके बाद आते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करेंगे हम लोग, जीडीपी जिसे हम लोग बात करते हैं कि जीडीपी का मतलब क्या होता है। आप देखो इस टर्म का मीनिंग बताता हूँ, अभी सिर्फ आप इस मीनिंग को जानिए। अभी इसके अंदर के जो कंपोनेंट होते हैं वो हायर क्लासेस में आपको 11th के जब बुक में पढ़ाऊंगा, मैं उसमें आपको बताऊंगा कि इनका पूरा बेसिक डिटेल, एक एक लंबा चैप्टर हो जाएगा आपको, एक एक पैराग्राफ आधा घंटे के, सिर्फ एक जीडीपी पे ही आपको मैं लेक्चर दूंगा। पर कैपिटा इनकम उसमें इंक्लूड होगा। जीडीपी का मतलब होता है कि एक देश कितनी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है एक पर्टिकुलर ईयर में, राइट। उनकी पूरी टोटल वैल्यू को हम लोग कहते हैं जीडीपी। जीडीपी का मतलब क्या होता है? टोटल गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय कंट्री विद इन ए पर्टिकुलर ईयर या पर्टिकुलर टाइम, राइट। एक ईयर में कितने गुड्स और सर्विसेज, उनकी वैल्यू कितनी रही इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ कितना रहा, तो उसको हम लोग बोलेंगे। और जो गुड्स और सर्विसेज होंगी वो क्या होंगी? फाइनल गुड्स ऑफ सर्विसेज होंगी, राइट। तो इसे हम लोग बोलते हैं जीडीपी। सिंपल मैं बात करूँ कि एक देश कितनी सर्विसेज प्रोवाइड कर पा रहा है और कितनी गुड्स की प्रोड्यूस कर पा रहा है एक साल में, उसे हम लोग जीडीपी कहते हैं। उसके बाद आते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट का मतलब होता है, अगर आपको पीछे थोड़ा सा बताऊं तो 7 साल के ऊपर जितने भी लोग हैं, राइट, एज अबव देन 7 जितने भी लोग हैं, वो किसको लिखना और पढ़ना आता है और अंडरस्टैंडिंग से है, राइट, सोच समझ के वो लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं लिटरेसी रेट, राइट। एवेबिलिटी ऑफ हेल्थ, उसके बाद आते हैं कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है उस कंट्री में, कि आपको प्राइमरी सेक्टर कैसे हैं वहाँ पर, सेकेंडरी सेक्टर की हेल्थ कैसा है, राइट। उसके बाद टर्सरी सेक्टर्स की बात कर रहे हैं तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर टोटल कैसा है, वो भी डेवलपमेंट के अंदर ही आता है। दीज फैक्टर्स आल्सो कंसिडर मेजर ऑफ इंप्रूवमेंट। ये फैक्टर भी, अगर किसी देश में ये सारी चीज़ें भी देखते हैं तो ये भी सिर्फ इनकम ही नहीं हम लोग देखते हैं। अभी हम बताएंगे कि किसी देश की इनकम या किसी राज्य की इनकम ज़्यादा है हमारे स्टेट में ही, अगर इंडिया में ही देखें हम लोग तो किसी राज्य की इनकम ज़्यादा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा होगी, बट जरूरी नहीं है कि उनका टोटल डेवलपमेंट भी ज़्यादा ही होगा, राइट। आपको मैंने ऊपर से बता दिया, उसके बाद हमें पता चल गया डेवलपमेंट, फिर उसके लिए हमने ये भी बता दिया कि एक इंडिविजुअल के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, और उसके बाद हमने ये भी बता दिया आपको कि एक नेशन के लिए डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसको भी हमने देख लिया। अब हम बात करेंगे हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। अब हम लोग कंपेरिजन करेंगे कि किस तरह से डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को हम लोग कंपेयर करेंगे, राइट। अगर कंपैरिजन की बात करूं, डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट की बात करूं, तो सबसे पहले हम लोग क्या आया था, मैंने अगर नेशन डेवलपमेंट के बारे में बात करा था, तो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में अगर बात करी तो मैंने इनकम की बात आपसे कही थी, मनी, पैसा कितना लोग कमा रहे हैं, राइट। और मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था कि अगर वो राज्य, स्टेट की जीडीपी कितनी है, अगर मैं कंट्री की जीडीपी की बात करूं तो टोटल पॉपुलेशन के साथ डिवाइड कर देंगे, और स्टेट की जीडीपी की अगर बात करूं तो वहां की स्टेट की पॉपुलेशन के साथ उसको डिवाइड कर देंगे, तो वहां की उस स्टेट की जीडीपी आ जाएगी, और जीडीपी आएगी नहीं, सॉरी, उसका पर कैपिटा इनकम आएगा कि एक इंडिविजुअल एक साल में कितना पैसा कमाता है, राइट। तो उसका हम लोग बेसिक मान सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द पर कैपिटा इनकम्स हम लोग स्टेट को डिवाइड करेंगे, कंपैरिजन करेंगे कौन सा स्टेट पर कैपिटा इनकम ज़्यादा है, किसी कंट्री की पर कैपिटा इनकम कैसा है, इस तरह से भी हम लोग डिवाइड करते हैं, राइट।
और हम लोग ये बात कर रहे हैं कि जो नेशनल इनकम होती है वो सोल कंपैरिजन नहीं हो सकती कि एक स्टेट कितना डेवलप्ड है या कितना डेवलपिंग है या कितना कितना उसका पोटेंशियल है, ये हम लोग सिर्फ नेशनल इनकम के थ्रू ही नहीं पता कर सकते, क्योंकि ऐसा भी तो है ना, बहुत सारी स्टेट है जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो पर कैपिटा इनकम स्वतः ही देखिए, अगर इस फॉर्मूला अगर मैं देखें तो जीडीपी अपॉन पर कैपिटा, जीडीपी क्या है, टोटल वैल्यू ऑफ सर्विसेज, कितना गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उनका वैल्यू जितनी है, और टोटल पॉपुलेशन, तो नीचे का डिनोमिनेटर ज़्यादा हो गया तो स्वतः ही ये जो वैल्यू आएगी पर कैपिटा इनकम वो कम आएगी, अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में आप देखते हैं वहाँ पर क्या है, आपका पर कैपिटा इनकम ज़्यादा निकल के इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पॉपुलेशन भी बहुत कम है, जितनी हमारा उत्तर प्रदेश की 22 करोड़ है उतना तो वहाँ पर 2-3 कंट्रीज़ की पॉपुलेशन के बराबर है, तो ये सोल फैक्टर नहीं हो सकता है डेवलपमेंट का। ये मैंने आपको बता दिया पर कैपिटा इनकम क्या होती है, स्टैंडर्ड। ए कंट्री विथ हायर पर कैपिटा इनकम इज मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस कैपिटा इनकम। मैंने आपको बता दिया कि एक पैरामीटर हो सकता है कि एक कंट्री की हाई पर कैपिटा इनकम होगी तो वो ज़्यादा डेवलप्ड होगा इन कंपैरिजन टू दूसरे के जिसकी लोअर पर कैपिटा इनकम है। और हम लोग किस में आते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं। किस में आते हैं गाइस, मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं। किस में आते हैं, मिडिल इनकम ग्रुप में आते हैं। हमारा पर कैपिटा इनकम बीच में आता है, हम डेवलप्ड हैं, डेवलपिंग कंट्रीज में हम लोग आते हैं। ओके गाइस, अभी मैंने ऊपर से बताया था कि पर कैपिटा इनकम के हिसाब से अभी इंडिविजुअल बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ पर आपको बताया था कि इनकम के अलावा भी लोगों के पास क्या चाहिए, उनको नॉन मटेरियल थिंग्स भी चाहिए, फ्रीडम, सिक्योरिटी एंड रिस्पेक्ट भी चाहिए सोसाइटी से। अब हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं अपने स्टेट्स में ही, इंडिया के स्टेट्स में। हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो पर कैपिटा इनकम आती है 1,62,034 रुपये, 2015-16 का ही डाटा है। अगर आप नया डाटा अगर स्टेट हरियाणा पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस डेटा को आप करंट डेटा के साथ मैच कर सकते हैं और अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं, जिस तरह से केरला की कर सकते हैं, इस तरह से बिहार के लिए आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं इस डेटे को आप लोग नए वाले डेटा के साथ जरूर देखें और अपने स्टेट का। अब ये आपका इंटरव्यू में भी हेल्प करता है, वो आपसे पूछ लेता है इंटरव्यूअर और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस में ये हेल्प करता है, तो आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना है। हरियाणा की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 1,62,000। अब देखो इस फिगर को याद नहीं रखना है, इस फिगर को आपने याद नहीं रखना है। अगर पर्टिकुलर स्टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप याद भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत बार वहां पर इस टाइप के वेग क्वेश्चंस पूछ भी देते हैं। उसके बाद केरला की देखेंगे तो 1,40,000 है और बिहार में पर कैपिटा इनकम कितनी है, सिर्फ 31,454 है 2015-16 का डाटा के हिसाब से। तो पर कैपिटा इनकम सबसे हरियाणा सबसे ज़्यादा, फिर केरला, फिर बिहार, अभी आप देखेंगे पर कैपिटा इनकम के हिसाब से, तो यहां से हमारे को एक कंक्लूजन निकल के आया। तो हरियाणा क्या है, एक डेवलप्ड स्टेट है इन कंपैरिजन टू बिहार, और बिहार क्या है, लीस्ट डेवलप्ड स्टेट है, अगर आप यहां से देखते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे 2-3 कॉन्सेप्ट और हम लोग इसमें देखेंगे। यहां पर से आएगा लिटरेसी रेट, मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर नॉन मटेरियल थिंग्स भी आपको नेशन के डेवलपमेंट के लिए पैरामीटर, इनकम तो पैरामीटर है गाइस, इनकम तो पैरामीटर है। उसके बाद मैंने क्या बोला, आपका एजुकेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन होगी तो स्किल्स आएंगी तो जीडीपी बढ़ेगी, तो इनडायरेक्टली हर चीज़ कोई चीज़ रिलेटेड है। हेल्थ अच्छी रहेगी तो सिंपली वो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा हेल्थी पॉपुलेशन होगी तो मोर प्रोडक्शन होगा और जीडीपी हमारे देश की बढ़ेगी, और बेसिकली जीडीपी बढ़ेगी तो पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगी। तो अगर आप बात करते हैं, यहाँ पर कुछ फिगर्स हैं, कुछ पॉइंट हैं, जैसे आपका आता है इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, इस चीज़ को आप जरूर याद रख लें। अभी आपको यह समझने की जरूरत नहीं है कि मैं आपको सिर्फ बेसिक डेफिनेशन बताऊंगा, 11th क्लास में टोटल इसका दिया है। अभी आपको सिर्फ ये समझना है कि ये टॉपिक्स आते हैं, इस टाइप की टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। अभी आपको सिर्फ ये ओवरव्यू मिलता है इन चैप्टर में क्लास 9th, और उसके हिसाब से ये ना देखें कि हर चीज़ में अभी पढ़ा दूं, ऐसा संभव नहीं होगा, क्योंकि हम लोग अभी बेसिक है आपका क्लास 11। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनका बेसिक को मजबूत करना मेरा यहाँ से उद्देश्य बनता है। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट होती है, अगर 2016 का देखते हैं डाटा के हिसाब से, कि एक साल में मान लीजिए एक एरिया में 1000 बच्चे पैदा होते हैं, तो उसमें से कितने बच्चे मर जाते हैं उसे बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। जैसे हम लोग हरियाणा का देखें तो हरियाणा में 1000 बच्चे पैदा हुए 2016 में, मान लीजिए, एक पर्टिकुलर टाइम में 1000 बच्चे पैदा हुए, वो उसी तरह से कैलकुलेट, उसमें से 33 बच्चे मर गए, तो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यहाँ पर कितना आ गया, 33 आ गया, क्योंकि 33 बच्चे 1000 बच्चों में से मर गए जो 1 साल की उम्र से कम थे। अब जैसा ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही मर गए, ऐसा नहीं,
1 साल की कम उम्र वाले, जिसने 1 साल से कम उम्र पाई और मर गए, तो उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टालिटी रेट। उसके बाद हम लोग बोलते हैं लिटरेसी रेट। 2011 के सेंसस के हिसाब से हरियाणा में 82% है। राइट, सॉरी, इसको पहले बताने से पहले मैं आपको ये हरियाणा, केरला और बिहार के बारे में बता देता हूँ। देखिए, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट हरियाणा में ज़्यादा 33 है, मतलब 1000 बच्चों में से 33 बच्चे मर जाते हैं जब भी पैदा होते हैं। केरला के हिसाब से देखें तो केरला में सिर्फ 10 ही हैं। और ऊपर अगर आपने देखा तो पर कैपिटा इनकम में मिडिल में आता है केरला, और यहाँ पर क्या है, 10 हैं, सिर्फ 1000 बच्चों में से 10 बच्चे पैदा मर रहे हैं। और बिहार में 38 बच्चे ऐसे हैं जो 1000 बच्चों में मर जा रहे हैं। अब यहाँ से डेवलपमेंट के हिसाब से देखें तो आपका केरला ऊपर आ जाता है, फिर आपका हरियाणा आता है। राइट, केरला आया, हरियाणा आया, उसके बाद आया आपका बिहार। अगर आप इस चीज़ को डेटा के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर डेवलपमेंट के हिसाब से केरला ऊपर आ जाता है, हरियाणा बाद में आता है। ऊपर में हरियाणा पर कैपिटा इनकम में ज़्यादा है, उसके बाद केरला आता है, उसके बाद बिहार तो हर इसमें चीज़ों में लैग कर रहा है। अगर आप बिहार को देखें, आपको एक चीज़ बताता हूँ, आपको बिहार में गंदा गंदा दिख रहा होगा, बट अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो बड़े बड़े साम्राज्य यहीं पर बने हैं। मौर्यन साम्राज्य आप यहीं देखेंगे। आपके देखेंगे तो जो इंग्लिश है उन्होंने भी सारा कुछ यहाँ से ही स्टार्ट किया था। बड़े बड़े साम्राज्य यहीं पर आपको देखने को मिलेंगे। इस एरिया के पास, बिहार के पास रिसोर्स भी है और रिसोर्स रिच भी है। यहाँ पर सबसे बड़ी माइंस मिलेंगी आपको, यहाँ पर कोल भी आपको मिलेगा, स्टील का प्रोडक्शन होता है। पर फिर भी ये राज्य है, आप देखते हैं यहाँ से सबसे ज़्यादा स्टेट पीसी है, आईएएस ऑफिसर्स यहाँ से निकलते हैं। एक बार तो ऐसा था कि मोस्टली 50% जो आईएएस होते थे यहीं पर से होते थे। हमारी मैकेनरी में इस तरह के थे। तो ह्यूमन रिसोर्स बहुत कुछ दिया है बिहार ने, बट यहाँ पर लिटरेसी, जो बिहार की खुद की कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब है, यहाँ से लोग बहुत ज़्यादा माइग्रेट कर जाते हैं। अच्छे ब्रेन ड्रेन हो रहा है इधर, यहाँ पर से बाहर निकल जाते हैं और दूसरी जगहों पर रहते हैं। राइट, आपके गौतम बुद्ध देखेंगे, ये सारे कुछ यहीं से निकले हैं। लिटरेसी रेट के हिसाब से बात है तो हरियाणा में 82% है। उसके बाद केरला को आप देख लें तो उसके बाद 94% है, और बिहार में देखो 62% है। राइट, ये केरला के लिटरेसी रेट के। तो अभी यहाँ से भी देखें तो केरला ऊपर आता है हरियाणा से, और उसके बाद आता है बिहार। राइट, तो पर कैपिटा इनकम एक सोल पर्पज़ नहीं हो सकता कि डेवलपमेंट है या कोई स्टेट कितना डेवलप्ड है, वो सोल नहीं बता सकता है। उसके बाद है नेट अटेंडेंस रेशियो, कि कितने लोग स्कूल जाते हैं। 14 से 15 साल के बच्चे कितना स्कूल को अटेंड करते हैं सेकेंडरी स्टेट में, मतलब 6 से 10 तक के बीच वाले में कितना लोग अटेंड करते हैं। अगर मान लीजिए 100 बच्चे इस एक ग्रुप में हैं, मतलब 14 से 15 साल के एज ग्रुप में 100 बच्चे हैं, तो उसमें से कितने स्कूल अटेंड कर रहे हैं, तो 61 बच्चे जो हैं हरियाणा में सेकेंडरी स्टेट 6 से 8 साल 10 तक की जो क्लासेस है उनको अटेंड कर रहे हैं। और कितने बच्चे उसमें ड्रॉप आउट हो रहे हैं, 39 बच्चे ड्रॉप कर रहे हैं, वहाँ से स्कूल नहीं जा रहे। उस एज ग्रुप में हम लोग बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर एज ग्रुप में। इस एज ग्रुप में मान लीजिए 100 बच्चे हैं और उसमें से कितने स्कूल जा रहे हैं, हम लोग उसकी बात कर रहे हैं। केरला में है वो 83% है, और बिहार में देखेंगे तो 100 बच्चे पैदा उस एज ग्रुप में हैं 14 से 15 साल के, उसमें से सिर्फ 43 बच्चे ही स्कूल जा रहे हैं। राइट, तो यहाँ से भी निकल के आता है लिटरेसी के रेट के, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के हिसाब से और नेट अटेंडेंस रेशियो के हिसाब से भी अगर आप देखें तो जो केरला है वो हाईएस्ट में आता है, उसके बाद आता है हरियाणा, उसके बाद आता है बिहार। राइट, देखिए ऊपर से मैंने जो चीज़ें बताई उसी चीज़ को हमने ये नोट्स के फॉर्म में आप देख सकते हैं। लिटरेसी रेट क्या है, सिंपल सी बात है, कोई भी जो लोग पीपल हैं वो 7 साल के जितने लोग हैं वो पढ़ना जान सकते हैं, लिखना जान सकते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग है उस चीज़ को, तो उसे बोलते हैं लिटरेसी रेट। राइट, केरला हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी रेट एंड बिहार हैज़ द लोवेस्ट रेट। और इंडिया का टोटल आप बात करेंगे तो लिटरेसी रेट 64% है। पुराना डाटा है, अगर नया डाटा को आप अपडेट कर लें अराउंड 73% आपको देखने को मिलेगा। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट आपको मैंने बता दिया कि एक साल में मान लीजिए जो 100 बच्चे एक साल में पैदा हो रहे हैं उसमें से कितने बच्चे मर जा रहे हैं, वही उसका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बताता है। राइट गाइस, नेट अटेंडेंस रेशियो की मैंने आपको बता दिया कि सेकेंडरी स्टेज में 6 से 10 साल, 6th क्लास से 10th क्लास के जो बच्चे हैं उस एज ग्रुप में, मतलब 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं, मान लीजिए 100 बच्चे हैं, उसमें से कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका परसेंटेज बताता है आपको नेट अटेंडेंस रेशियो। केरला में आपको नेट अटेंडेंस रेशियो जाएगा, लिटरेसी रेट केरला में आपको ज़्यादा देखने को लगेगा, बिहार में 62% ही है, हरियाणा में 82% है। ऊपर जो डाटा दिया था वो सारी चीज़ें मैंने आपको इसमें पूरा
बता दिया है, राइट। आपको मैंने बता दिया कि डेवलपमेंट के अलावा भी देखिए यहाँ पर एजुकेशन है, सॉरी एजुकेशन है, राइट। एजुकेशन के अलावा भी आपके लिए क्या है, पब्लिक फैसिलिटी, क्लीन इन्वायरमेंट, वो भी एक डेवलपमेंट का है कि हमारे को स्वच्छ वातावरण मिल रहा है कि नहीं। आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 आपको पढ़ेंगे, फ्रीडम, राइट, फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 21 तक राइट टू क्लीन इन्वायरमेंट। आप देखते होंगे ऐसी पिटिशंस फाइल कर दी जाती हैं कि गंदा इन्वायरमेंट है तो उसके लिए भी राइट टू लिव इन नॉइज फ्री एरिया, राइट। ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, डेवलपमेंट के लिए आती हैं। अब पब्लिक फैसिलिटीज़ का ही एक कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट का, राइट। सारी चीज़ें गवर्नमेंट एक इंसान खरीद नहीं सकता, तो उसके लिए पब्लिक फैसिलिटी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे हो गया स्कूल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल्स, ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है, सारी पब्लिक फैसिलिटीज़। अगर याद करें क्वेश्चन इसमें से बहुत बार स्टेटमेंट आ जाता है कि स्कूल, हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉल, इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्ट, ये पब्लिक फैसिलिटीज़ नहीं है। एक स्टेटमेंट आया तो आपको पता होना चाहिए कि ये सारी चीज़ें भी क्या हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ हैं। स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल आपके देखेंगे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आप देखेंगे, कम्युनिटी हॉल्स देखेंगे, बारात घर जैसे आप देख लेते हैं, राइट। ट्रांसपोर्ट देख लेंगे, आपको स्टेट की बसेस होती हैं वो आपको पता ही है। और इलेक्ट्रिसिटी है, जो बोर्ड होता है जहाँ से आपकी बिजली आती है, वो सारा क्या है, गवर्नमेंट का है। प्राइवेट प्लेयर भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारी स्टेट्स में, ठीक। अब अगर हम लोग पूरा अगर देखें तो मैंने आपको बता दिया कि केरला पर कैपिटा इनकम में हरियाणा से पीछे है, बट एजुकेशन और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट और नेट रिटर्नेंस रेशियो में और स्टेट से आगे है, राइट। अब ऐसा क्यों है यहाँ पर कि वहाँ पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट केरला में अच्छा क्यों होगा, सिंपल सी बात है कि हाँ, सारे लोग तो खाना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, राइट। वहाँ पुअर भी होंगे, राइट, जिनको डेली के बेसिस पे खाना नहीं मिल पाता होगा, अफोर्ड नहीं कर पाते। देखिए क्लास 9th अगर आपने नहीं पढ़ रखी है तो वहीं से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि वहाँ पर हम लोग फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से फूड सिक्योर गवर्नमेंट करती है, गवर्नमेंट के कौन कौन से प्लान चलते हैं। अब यहाँ पर वही चीज़ें रिलेटेड है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट किसी स्टेट में कम क्यों है, तो उसका सबसे अच्छा चीज़ है वहाँ पर पब्लिक सिस्टम। जैसे वहाँ पर हॉस्पिटल अच्छे होंगे, हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी होगी, ट्रांसपोर्ट अच्छा होगा, राइट, इलेक्ट्रिसिटी होगी, एजुकेशन अच्छा होगा, तो राइट उसमें पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड सिक्योरिटी में सबसे पहली बात है आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS जिसको बोलते हैं, फेयर प्राइस शॉप आप जिसे कहते हैं, राइट। उनके थ्रू ये बांटा जाता है ग्रेन्स को सब्सिडाइज रेट्स में पुअर पीपल्स को, राइट। आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो क्लास 9th का 4th चैप्टर मेरे द्वारा ही बनाया गया, उसको आप देख सकते हैं, राइट। विच प्रोवाइड हेल्थ न्यूट्रिशन स्टेटस इन द स्टेट, तो जिस स्टेट का पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम अच्छा होगा तो वहाँ पर इन्फेंट मोर्टालिटी रेट भी आपको कम देखने को मिलेगा। पब्लिक फैसिलिटीज़, ये तो आपको मैंने बता दिया है आपको ये सारी चीज़ें, राइट। अब बात करेंगे हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि होता क्या है, राइट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि विदाउट हार्मिंग एनीवन, अगर मैं किसी चीज़ की बात करूँ तो नेचर को बिना हार्म करके उसके साथ डेवलपमेंट के साथ नेचर को भी साथ लेके चलना, उसे बोलते हैं सस्टेनेबल। मतलब अच्छे से दोनों को इक्वल चल रहे हैं, मतलब मान लीजिए आपको एक रोटी खानी है और उसमें से आधा रोटी आप बांट बूट के खा रहे हैं, मतलब दूसरे को हार्म नहीं करना है कि मैं ही पूरी खा लूँ, राइट, अपने दोस्त को दो ही ना, उसको भी भूख लगी है भाई बांट के खाना, मतलब नेचर को भी अफेक्ट ना हो और हमारा डेवलपमेंट भी प्रोग्रेस हो, दोनों के साथ कोहेसिव एक सिनर्जी के साथ उसको डेवलपमेंट करना, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट करते हैं। अगर आप न्यूज में आप रोज देख रहे होंगे SDG गोल्स, UN के SDG गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, 17 गोल हैं और कितने उसके टॉपिक्स हैं, राइट। टारगेट्स कितने हैं 169, इसका 10 गुना कर देंगे, उसमें से 1 हटा देंगे तो 169, इस तरह से आप याद रखें इस चीज को, राइट। टोटल SDG गोल कितने हैं 17 और उसमें टारगेट कितने हैं 169, उसमें क्या है फ्री हंगर, इक्वलिटी, राइट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो ये जरूर आप ये याद रखें। 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। अब ये सारी चीज़ें भी आप पढ़ेंगे बट अभी नहीं, बाद में जब आप थोड़ी से हायर में इसका थोड़ा सा बेसिक आप समझना स्टार्ट कर दें। आपने अगर पढ़ रहे हैं तो बेसिक एक चीज़ आपको पढ़ी होगी कि हमने क्या कर रखा है, एक सस्टेनेबल की एक डेफिनेशन आती है कि जो हमारा रिसोर्सेज है हमारे पास जो यूज कर रहे हैं हम लोग, वो हमने किससे ले रखे हैं, हमने बोरो कर रखे हैं, किससे, अपनी फ्यूचर जनरेशन से। तो हमने क्या करना है, उसको सस्टेनेबली और बहुत ही वाइजली उसको यूज करना है ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए वो भी बचा रहे।
उसके लिए हमें क्या करना है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि ग्लासगो में जो समिट हुआ है, COP26 की मीटिंग्स हुई हैं, राइट। उसमें क्या बात की जाती है, सोलर एनर्जी को प्रमोट करना है, विंड एनर्जी को प्रमोट करना है, राइट। और सोलर एनर्जी में तो आपको पता ही है, इंडिया में आपको गुरुग्राम में दिखेगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आपको दिखेगा, USA उसने अभी ज्वाइन कर लिया है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं गाइस, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के जो गोल्स हैं, UN के 17 डेवलपमेंट है, उसी की तरफ चल रहा है। और इतना आपको पता है, क्लाइमेट हुआ, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। और आपको एक चीज़ बताऊं तो IPCC की रिपोर्ट 4th और 5th रिपोर्ट अगर देखेंगे तो आने 4th और 5th रिपोर्ट, पुरानी रिपोर्ट से अभी तो 6th रिपोर्ट अगर आप देख आई है, उन रिपोर्टों में कहता है कि इंडिया में सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग के साथ यहाँ पर आएंगे फ्लड्स, इंडिया में फ्लड्स आएंगे, इंडिया में साइक्लोन्स आएंगे, सबसे ज़्यादा जो ट्रॉपिकल रीजन है सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। तो इसीलिए हमारे को, और इससे हमारे को ट्रिलियंस डॉलर का लॉस हमारे को होने वाला है, ऐसा प्रेडिक्शन है IPCC का। तो बेसिकली ऐसा हो भी रहा, आपको पता ही है, अनप्रिडिक्टेबल मानसून हो चुका है, कोई पता ही नहीं चलता मानसून कब ब्रेक हो जाता है, उसके पीछे और चीज़ें भी होती हैं, बट आपको ऐसा हो रहा है, राइट। तो उसके लिए हमारे को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ज़रूरत है, राइट। आपको देख रहे होंगे अभी कितने ज़्यादा लैंडस्लाइड हो रहे हैं, क्लाउड बस्ट के आप अगर आप देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, तो सारी चीज़ें इन्हीं कारण से होते हैं कि हैपाहार्जेट्स अर्बनाइजेशन आप देखेंगे कि बिना सोच समझ के अर्बनाइजेशन हो रहा है। अगर आप हमारे अपने जो सिटीज़ को देखेंगे तो अब क्या सिटीज़ को क्या कहा गया है यहाँ पर, ये सिटीज़ जो नई सिटीज़ बन के आ रही हैं वो क्या हो रही है, माइग्रेशन के कारण होती हैं। और वो सिटीज़ क्या हैं, ये बिग विलेजेस हैं, नए विलेजेस बन रहे हैं वो, राइट। सिटीज़ में आपकी जाता है कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो, बट क्या हो क्या रहा है, बट यहाँ से लोग माइग्रेट कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से डिस्ट्रेस सिचुएशन में है रूरल एरियाज में, राइट। देखिए इन्फेंट मोर्टालिटी रेट के बारे में आपको मैंने बता दिया है, लिटरेसी रेट आपको बता दिया है, नेट रेटेंस रेशियो आपको मैंने ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, राइट। तो ये टोटल रह गया आपका पूरा क्लास 10th का जो चैप्टर था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, राइट। पहला चैप्टर में सिर्फ इतना ही था। अगर आपको ये नोट चाहिए तो आप इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, 7505134891, इस नंबर पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। और इस जो ये नोट्स हैं आपको ये मिल जाएंगे कंप्लीट, आपको 6th 12th होंगे। UPSC की प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं, तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हैं। अभी तक हमारे इस साल 2020-21 में 18 बच्चे निकले हैं, राइट, जो मेंस की प्रिपरेशन करने मेंस में बैठेंगे। 18% ने प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया। तो अगर आप भी करना चाहते हैं मिनिमम रेट में, बहुत ही सस्ते रेट में, NCERT के नोट्स आपको 499 का, UPSC की प्रिपरेशन कर रही हैं तो 2499 रुपीज़ में ही आप पूरी कंप्लीट UPSC की प्रिपरेशन कर सकते हैं। चलिए गाइस, इस लेक्चर को यहीं पर समाप्त करेंगे, फिर आपसे मिलेंगे कल दूसरे लेक्चर के साथ। इसी तरह से हम लोग पूरी NCERT को कंप्लीट कर लेंगे और हायर बुक्स की तरफ मूव करेंगे। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपको मुझे इसमें कुछ अपडेट करना है तो आप उसके लिए भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।